हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम जो आधुनिक इतिहास कर रहे थे उसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। आज से फिनिश करके कल कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास के अलावा। तो देखते हैं इसमें जो कल जो लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो उसका जो आंसर था वो ये था, दस्तक प्रणाली थी ये। देखते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की 3 प्रमुख प्रणालियां थीं। एक थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरी थी रैयतवाड़ी प्रथा और तीसरी थी महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ये 3 प्रकार की प्रणाली थी जिसमें दस्तक प्रणाली कहीं भी नहीं है। देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू थी? तो ये महलवाड़ी प्रणाली है, ये उत्तर प्रदेश में लागू थी, उत्तर प्रदेश। और इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में फैक्ट। मालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत, पंजाब में तथा कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के स्थान पर स्थापित की जानी थी। अगला देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था, सतारा। बाकी आप देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये है लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या विलय नीति का आरंभ किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था। जो पहला था वो हुआ था सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का शिकार सर्वप्रथम जो है वो सतारा हुआ था 1848 में। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो अभी हमने पढ़ा था, हड़प नीति का प्रथम कट्टर समर्थक था। कट्टर समर्थक जो लॉर्ड डलहौजी था। सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे और इन्हीं के समय में देश आज़ाद हुआ था। यही पूछ सकता है कि देश की आज़ादी के समय भारत के कौन गवर्नर जनरल थे, भारत को आज़ाद कराने में किसने मदद की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देख लेते हैं। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के पद से शपथ ग्रहण किया। उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत से भेजा गया था। सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, माउंटबेटन। और इसमें एक और ये कथन इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे। प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल बंद हो गए थे। अगला देख लेते हैं। ये इसमें फिर आ गया स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए। 1947-48 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई गई थी वो सिरिल रैडक्लिफ द्वारा या सी रैडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी। रैडक्लिफ इसका सही आंसर है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा। देखिए यह 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रैडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रैडक्लिफ रेखा का ही संबंध इन्हीं से है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो रैडक्लिफ रेखा है। पूछ लेता है भारत और चीन के मध्य, तो मैकमोहन रेखा है, ये भी पूछ लेता है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो बेल्लोर विद्रोह है वो सन 1806 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1806 हो जाएगा। बेल्लोर विद्रोह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1806। ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा 1806। इसके बारे में देखते हैं। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों
के प्रयोग से रोकना था। अगला ये है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिकों का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1857 की जो मेरठ छावनी में सैनिक का विद्रोह था ये 10 मई को हुआ था। बाकी इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये है 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 3री कैवलरी रेजिमेंट की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था, मेरठ का विद्रोह। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये जो एनफील्ड राइफल्स आई थी उसके प्रयोग से प्रतिबंधित करना था इसका उद्देश्य। बाकी इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से मना करना माना जाता है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग और कई दशकों से प्रयोग में लाई जाने वाली ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग शुरू किया गया था। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। इसी बीच यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय की चर्बी लगी है, गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और गाय के कारण तो इसमें हिंदू और सूअर के कारण इसमें क्या मुसलमान जो है वो नाराज हो गए। ये कहा है परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। इन्होंने कहा सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो सिपाही विद्रोह है वो 1857 में ही हुआ था। इसका ये बी ऑप्शन सही है। 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन के आरंभ के साथ हुआ। तो इसके बाद जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया था तथा पूरे भारत में जो ब्रिटिश राज्य ये स्थापित हो गया था 1857 के बाद। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसमें जो भाग लेने वाली थी ये बेगम हजरत महल थी, और इन्होंने 1857 की क्रांति में, और इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी और ब्रिजेश कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ या अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ही थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? तो अंग्रेजों की जो सहायता प्रदान नहीं की थी वो बेगम हजरत महल ने नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने तो विद्रोह किया था। बाकी ये इसका इन व्यक्तियों ने इनकी सहायता की थी अंग्रेजों ने, जबकि बेगम हजरत महल ने इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। इसके बारे में यह है 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थीं। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती थी। तो कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक था, ये भी आता है क्वेश्चन। इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी आ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में जो है वो गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में जो कहाँ पर फांसी दे दी थी? तो ये जो है वो शिवपुरी के किले में इसे फांसी दे दी गई थी। इन्हें तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी शिवपुरी के किले में। बाकी इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र के खानादेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है।
1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? जो कानपुर के नेता थे वो नाना साहब थे। नाना साहब, नाना साहब, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। बाकी ये देख लेते हैं। 1857 में के विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था और 1857 विद्रोह में प्रमुख नेतृत्वकर्ता ये इन्होंने दे रखे हैं। जैसे दिल्ली से बख्त खां था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ग्वालियर से तात्या टोपे। तो तात्या टोपे हैं जो वो ग्वालियर से हैं, जबकि नाना साहब हैं ये कानपुर से हैं। बिहार से जगदीश कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के जो कृषक आंदोलन के जो नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। इसका आंसर राइट बाबा रामचंद्र है। इसके बारे में और लिखा है कि अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की इनकी सिफारिश पर किया गया था। इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो जो हंटर आयोग है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष बल देता था, हंटर आयोग। बाकी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए इसमें यह है 1854 के बोर्ड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई और इसकी समीक्षा करने के लिए सन 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 1881 में केसरी अखबार है वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। देखिए इसके बारे में और देख लेते हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया गया था। तो केसरी और मराठा दोनों ही पत्र जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाए थे। और मराठा जो पत्र है उसकी भाषा देख लीजिए कौन सी है, अंग्रेजी है, जबकि केसरी की जो भाषा है वो मराठी भाषा में है। तो मराठा का प्रकाशन मराठा में नहीं है, अंग्रेजी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? तो वंदे मातरम जो पत्रिका की स्थापना है वो अरविंद घोष ने की थी। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष ने प्रारंभ किया था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि विवेकानंद है या दयानंद सरस्वती, तो इसका आंसर राइट है वो दयानंद सरस्वती है। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल्य शंकर था। इन्होंने 1857 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। ये भी आता है कई बार की स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो जो पहली बार आर्य समाज की जो स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो बॉम्बे में की थी, बम्बई में। आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये हमने अभी पढ़ा है ऊपर। 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन सा एवं सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो इसका जो पुराने पत्रों का एक समूह, ये जो किसकी है, ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये तो समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, ये गलत है। इसका ये ऑप्शन बी इसका गलत है। कौन ये मेल नहीं खाता? यही पूछा है कि कौन सा मेल नहीं खाता, बी सही है इसका आंसर। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये विलियम शेक्सपियर, ये भी ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना कार्ल मार्क्स, ये भी ठीक है। सब ठीक है, केवल दूसरा ही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ये
स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या शुरू किया गया था? तो ये इनके द्वारा जो है वो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रामकृष्ण मिशन। बाकी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ। सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसके बारे में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में स्थित है। रामकृष्ण मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही किया गया, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों को किस ने अवैध घोषित किया था? तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कन्या हत्या को अवैध माना था इसमें, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम में। तो कन्या हत्या इसका जो राइट जवाब हो जाएगा। देखिए ये है, कन्या शिशु वध की प्रथा को मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित था, जो कन्याओं को जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 के बंगाल विनिमय 21 तथा बेलेजली के समय 1804 में बंगाल विनिमय 6 के तहत शिशु कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। अठारह में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका की आयु पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन है वो 12 वर्ष से कम आयु की, इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये इसमें लिखा है कि 1891 में ब्रिटिश सरकार ने B.M. मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आगे देख लेते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक नया समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ही ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज की जो स्थापना की थी वो थी वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की। सी ऑप्शन इसका राइट है। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतालवी राष्ट्रवादी ज्यूसेप मेजनी के विचारों के आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना की थी। इन्हें आपको देखिए मिलान करना है, तो इसका जो सही मिलान हो वो ये होगा ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है वो तो राजा राम मोहन राय, हमने अभी पढ़ा है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन भी हमने अभी पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के ही गुरु कौन थे? रामकृष्ण थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी ठीक है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने, ये इसका हमने पढ़ लिया, तो ठीक है, ये सब मिला लिए, इस तरीके से हो जाएगा। आगे का देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। देखिए ये इन्होंने बताया, देखिए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो इसका जो ऑप्शन है इसमें देखिए कृषि भी था, निर्माण भी था, हस्तशिल्प भी था, केवल पर्यटन इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, पर्यटन। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मसंयन पर निर्भर थे। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया था। स्वतः स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन उद्योग के रूप में विस्थापित नहीं हो पाया था।
अगला देख लेते हैं, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? तो इसमें पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री नहीं थे। बाकी ये सब अर्थशास्त्री दादाभाई नौरोजी, BR के राव, RC देसाई, ये सभी अर्थशास्त्री थे। तो इसके बारे में लिखा देखिए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादाभाई नौरोजी, BR के भी और ये सभी जो 3 व्यक्ति हैं, ये सभी क्या थे? भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आधुनिक इतिहास आपका खत्म हो चुका है। बाकी हम फिर अन्य कोई टॉपिक कल उठाते हैं, और जानने के लिए बने रहें इस चैनल पर। इस चैनल पर पेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी।